नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि चौहान, राष्ट्र मानव अधिकार जन कल्याण संघ, महिला स्वाभिमान एवं किन्नर उत्थान की प्रदेश अध्यक्ष अंजलि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो बहुत ही भावुक है। उसको पढ़ने और सुनने के बाद आप कैसे हैं इसके बारे में पता चलता है। एक ऐसी किताब, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झंझोर कर रख देगी। वो किताब है गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती ने लिखी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसकी आगे की कहानी को जानते हैं। ये कहानी है चंदर और सुधा की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी किसी ने ना देखी ना सुनी। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीरसागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी हो? तो और क्या, खाली सा चाय पीजिएगा? दिमाग कम करने वालों को ऐसे ही चाय पीना चाहिए। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेशु, काजमी सबसे तेज लड़की है। उसकी मम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे अनिष्ट मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। ज़रूर ज़रूर, मुंह बिचकाता हुआ चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितनी काले येशु। तत्, शर्म नहीं आती किसी लड़की के ऐसे कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या? वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा, तो नाश्ता पहले फल खाओगे? और वहाँ प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ही ज्यों की वहाँ झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चिंता से पीने लगी। संतरे की फाकी उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमाग बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ी गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ता और खाना के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठो ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेशु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वहाँ सबीर हुसैन काजिम की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटर हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है। अकड़े जड़ों का शायद हो या भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में परिचित का बहुत ही विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने छिप कर निगाहें नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह कर लो।
लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसखिसा कर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़क कर मुंह बनाते हुए कहा। लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लिया और बोली, लो यहाँ निबंध की पांडुलिपियाँ हैं। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे? ना। अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपियाँ देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठ बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यहाँ लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चल दिया। सुधा ने फिर पुकारा, सुनो, एक बार मैं क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झुझार कर कहा। अरे, बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत करना लड़की से, वरना उसे यहाँ दो बड़े बड़े बॉडीगार्ड हैं। कहकर उसने कॉला पकड़ फुलाकर कहा। आँख फैलाकर ऐसी बॉडीगार्ड की भगीमा बनी कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और चंदर की कहानी। सिविल लाइन के एक उजागर हिस्से में एक पुराने सी बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय आहते में मुर्गी के पंखे बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगी रही थी और फाटक पर भी, जिसके एक खंभे की कार्निस टूट चुकी थी। बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लड़की का नाम प्लेट लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चिबर्क बना दिया था। चंदर मोटर से उतरा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था अडीमेट सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिकॉजी। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे में लिखा था मिस P डिकॉजी, यह बंगला उसी संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो आहते हुए कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े स्नेह और सात्रास्य से चंदर की ओर देखा और उसकी आंखें बाद पंख फड़फड़ाता हुआ, चीखता हुआ जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने उभर कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना। पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फाड़ कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिक खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी नहीं आई हो। वहाँ बरामदे में गया, दरवाज़ा बंद था। उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी का जाला बुना रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था, दिल घबरा गया। आसपास चारों ओर आंधी फाल्गुन तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे छूमता हुआ निकल गया। तजुर्ब है,
ताजुब है। यहाँ सन्नाटा है, मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ते हुए देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब हरे रंग के। वहाँ सचमुच रोज लॉन था। वहाँ बाग में पहुंचा। उधर से बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा। शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंची ऊंची जंगली चमेली के झाड़े थे और कहीं कहीं लोहे की झाड़ों से कटघरे थे। बेग बेलियां की फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की चाह थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक सितारों का गुलदस्ता लग रहा था, जिसकी चमक, जिसकी रोशनी और जिसकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता है जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन फूल भूल चुके हों, क्योंकि नेस्टलियस या स्टेफिट्स या फ्लेक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेक बेलिया थी, जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की खट छट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवनीता और मौसम का उल्लास नहीं था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे में बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरें से बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों के बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधे के पास गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश हो, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहज कर रखे हुए हैं। कोई सुनने वाला मिले और अपनी दास्तां कह जाए। पौधों की ऊपरी फागुनी पर मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपाए पीता रहा है, या आपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी का आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियां और दोहराए मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम याद यौवन की तरह लाज में जो सिमट से चल रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटे 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं और फरश के शाहजादे जैसे शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुका और झुककर देखने लगा। कार्तिक पुणे की चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बार बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छन कर आने वाली तोतापंखी धूप ने जैसे उस पर धन पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वह झुककर उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गुजरकर कहा, "Here are you? I had caught red-handed today." तुम
यहाँ तुम हो, क्या तुम्हें मौका में पकड़ गया पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन सवार हो गई। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब समस्या है यह बंगला। एक व्यवस्था भय और एक सिरहन से में उसने हाथ पांव ढीले हो गए। लेकिन उसने हिम्मत करने अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदन ने दूसरा हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश करता हुआ वहाँ हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज से यह फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वहाँ चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरी की सांस जैसे टूटती जा रही थी। चंदर ने उसे झटक देकर ढकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़े उठ बैठा और बड़ी ही रोशनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय मेरे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखकर और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी होकर बोला, गलत फहमी है जनाब। मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिसूजा से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो। और मग अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी झोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला, पापी टमी। अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है भट्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेटी गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जनाब संभल कर बोलिए, वह मेरा बड़ा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिसूजा से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में ही मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की की आदत फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हें दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लाया, और मैं चमेली की झाड़ में छिपकर देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ। तुम देखते रहो बट्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिसूजा से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिसूजा हूँ। देखते हुए यह खत देखिए तो, यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा। एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बटी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, उसने भी घबराकर कहा। माफ़ कीजिए, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी से कहा। मेरा भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता। अब इसे इतनी पत्नी की मौत हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदन ने बिगड़कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बेहद ठंडा था, पर नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श ने चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह संग स्नान सह सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बट्टी, तुम्हारे पीछे मैं वेडिंग गाउन में गई आई। मैं वेडिंग गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से में के मारे चंदर का उस पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन उसने देखा कि वह तेजस बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गाले तक घटे कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली और भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह घोड़ा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, तुम उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहले पेड़ आया था, तब से मैं इतना ही जवान था, इतने जितने तुम और मेरी पत्नी ही अच्छी थी, जितनी पम्मी। कौन पम्मी? अरे मेरी बहन परमिला डिकाजू। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी झोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय मैं जाए, पम्मी बुला रही है। पिछड़े हुए के स्नान सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब की चमेली की झोपड़ी झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए सूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ छीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक प्लेनल का फुल प्लेंट, जिसके 2 गैलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीकी से मालूम होता था। लंबे नाखूनों की हल्की गुलाबी पेंट। वहाँ आई निस्कोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निष्कुच भाव से इतनी अपने आप से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वहाँ तब जबकि उसके होठ पर न केवल बोली अच्छी लगती हो, वरना लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुक जा सकता है, कब अखाड़ा जा सकता है। इस वक्त जानता था कि इस लड़की के से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले जा सकता है, अपने अपमान से हर्जाना के तौर पर। इसीलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिसूज़ा, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत कम मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसी अभी तक जलन हो रही हो।
ओह, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, देखो। और कल कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बाफिली उंगली रख दी। लाइए, लोशन मैं मल दूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शीतलता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लज और वृक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य पूरा कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतनी शांत और स्वस्थ स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 8 बरस तक की कौन सी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा, लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दिया। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उल्टा पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिए, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने शिष्टता से पूछा। जी नहीं, मम पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र उड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिस्ट और शॉर्टकट सीखी थी, और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रफील्ड में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिकूज़ा क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज़ को फिर करती हुई बोली। मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोग से निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। इसी देखिए, ये मेरे भाई हैं, ना कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रयत्न के अच्छे खिलाड़ी में थे। एक विशेष की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्हें शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिनोल गए थे। वह लड़की बहुत कलप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। एक गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और उसके बीच दोनों बैठकर घंटों गुजारते थे। कुछ दिन बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वहाँ लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगली जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और अब सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़ी। वह घर आई और बहुत ही बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ हाथ था, टेनिस का रैकेट नहीं। इस बात पर बंटी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी नहीं बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सजेट को प्यार करने लगी। बंटी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बंटी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और उस लड़की के ने सजेट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बंटी को बहुत सेवा की। बंटी अच्छा हो गया। उसके बाद उसे एक बच्ची हुई। वो उसे वह मर गई। हालांकि हम दोनों सब जानते हैं कि वह बच्ची सजेट की थी, लेकिन बंटी को यकीन नहीं होता कि वह सजेट से प्यार करती। वह कहता है, या दूसरों को प्यार करती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज़ रखा और उसे लेकर दिन भर उसी बाग गुलाब के पेड़ों के बीच बैठा रहता था, जैसे उसकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई। तब से बट्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर, जाने दो, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलिए, चंदर बोला और पम्मी ने पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था
और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना आलीशान व सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने की छाप थी अंदर। जहाँ तक कि बिजली लगाने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ के खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरे को पार कर वे लोग स्टडी रूम से पहुंचे। कमरा बड़ा, जिसमें चारों तरफ अलमारियों की किताबें सजी हुई थी। चारों कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी, जिनमें कुछ ब्रश और तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताब रखी थी। उसने बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिए मिस टिकुजा, नहीं, आप मुझे पम्मी कह पुकार कर के सह सकते हैं। मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे नाना जी जानती थी। क्या आपको नानी जी जानती थीं? क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, पम्मी बोली। अपनी ट्रेलिन डिकोजा का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, डिकोजा, जिसने कैल्शियम में खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरुष पूर्ववक्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे, और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्हें मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाइयत अपनानी पड़ी। यहाँ मेरी नाना का ही मकान है, और अब हम लोग को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वो हमारे खानदानी के एंटीनी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर के में कार्बन और कागज़ लगाकर लाइए निबंध। इसके बाद घंटों भर कर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की, जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगली मशीन की तरह चल रही थी, और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पंडुलिपियाँ टाइप कर डाली। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद किया, बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुक कर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद भाग कुर्सी खींचकर उठी और भरपूर अंगड़ाइयाँ ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। इसके बाद कपूर ने कंधे पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझे तो काम करने में रह अब बिना चाय के। पम्मी ने अकड़ानी बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उसने गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ना ही पसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। आपके विवाह और आपके तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडिया समाज से नफरत हो गई। मैं अपने दिल की से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों में घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय में तबीयत बदल जाती है। किताबों मुझे शौक़ नहीं। तलाक के बाद अपनी पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा कि किताबों का मुझे शौक़ बिल्कुल नहीं, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, मैं और बंटी।
से बंटी से बात करने का मौका मिला। बंटी मेरा भाई, वह बीमार और बूढ़ा है, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हार के से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो लोग मुझे हंसते हैं। लोग मुझे अभय समाज के लायक नहीं समझते। कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैंने अपने बंगले में कैद कर लिया। आप भी ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझ नहीं रही कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आपको भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात है तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने की बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूँ। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिसूज़ा, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिसूज़ा नहीं। पम्मी सही है, पम्मी सही, आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि साधारण ईसाई झोंकरी नहीं है। इतने में बंटी खड़खड़ाता हुआ हाथों में धूल सना चुरप लिए आया और चुप कर खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखें में एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खींच कर दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बंटी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। बंटी बैठा गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोरी व्यक्तिगत जानने कैसा लगता है कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बंटी ने आंखें खोली और बहुत करुणा स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बंटी का हाथ सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई और कपूर भी भूल गए हैं। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वहाँ आई थी और पूछ रही थी, बंटी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने सट अपनी आंखें ढक ली और कहीं आंखों का पीलापन देख ना ले। मैंने कहा, तबीयत ठीक तब है, मैं अच्छा। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सजेट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंखों का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमें मिली थी वहाँ, लेकिन बंटी वह सजेट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बंटी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर से पूछा। वह बोली, बंटी के ये गुलाब सजाटे से ज़्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहटे से बंटी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस हुई गई हुई दांत बाहर निकलने लगे। हूँ, क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाबी सजाटे से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर उन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही उन्हीं फूलों को में छिप गई। तुम्हें सुबह किस फूलों में नहीं मिली? ओह, तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली। बंटी ने बच्चों के से भी भले विश्वास से सरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बंटी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया। बंटी मुस्कुराकर रुराहट की उसकी नसें थरथरा उठी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, चंदर ने कहा। बंटी ने फिर मासूसी से कहा, झुक लिया और आंखें बंद कर ली और कहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी फूल को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुकारते हुए बोले, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसे खून पी लूं। उसने हाथ की उंगलियां कटकटाते हुए कहा और उठकर खड़ा होकर चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और पम्मी चुपचाप बंटी की बातों सोचता रहा। घंटों भर गए। टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी,
मैं जितने लोग देखा हूँ उनसे शायद बंटी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से कड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बंटी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह न समझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा। कुछ बोल नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन सच कहती हूँ वह बहुत बीमार हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे ही बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसी फूल को तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेनामी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसीलिए ना कि इसे बंटी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुजरी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं इससे नफ़रत करती हूँ, इसीलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों में ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तेज उतर गया और अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसने कंधों पे हाथ रखकर बोली, बंटी से मत कहना अच्छा। कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल में अकेले थी और किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना जाना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिनंदन कहना, कभी यहाँ ज़रूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आपसे मिलकर खुश होगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचने चली तो देखा बंटी एक चमेली के झाड़ू में टहनियाँ हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछने लगा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली की झाड़ू में नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी और को अभिनंदन किया और चला गया। उसे बंटी को देखकर डर लगता था। तो ये थी पम्मी और बंटी की कहानी। दोनों भाई बहन थे। तो आगे की कहानी की जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।